Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार। आज हम इकोनॉमिक्स में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मांग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिमांड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मांग का अर्थ समझते हैं कि मांग होती क्या है। मांग का अर्थ, तो मांग क्या होती है कि मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत एवं निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, मांग कहलाती है। एक्चुअल में मांग में क्या क्या शामिल है हम देखते हैं। देखो, मांग होती क्या है। मांग कोई भी एक वस्तु होगी जिसे एक उपभोक्ता खरीदने के लिए जाएगा, उस वस्तु की कोई कीमत होगी, ठीक है, और फिर एक समय होगा जिस समय अंतराल पर वो चीज़ खरीदी जा रही है। तो ये तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं मांग में, और यहीं से इसकी क्या बनती है, परिभाषा बनती है कि मांग किसी वस्तु की वह क्या है। एक तो मात्रा, भाई आप मांग करते हो कुछ ना कुछ मात्रा खरीदने जाते हो, ठीक है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो भी है। तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक क्या उपभोक्ता, भाई एक उपभोक्ता हम जो होते हैं कंज्यूमर, वो खरीदने जाएगा, ठीक है, वही डिमांड करता है। तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में क्या करता है, खरीदने को तैयार रहता है। तो वो क्या कहलाती है, वस्तु की मांग कहलाती है, ठीक है। तो ये मांग की हो गई डेफिनेशन, ठीक। तो मांग का अर्थ क्या हो गया कि मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत एवं निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, क्या कहलाते हैं, हमारी मांग। आगे चलते हैं और आगे टॉपिक है कि एक्चुअली मांग जो होती है हमारी, मांग के प्रकार। अगर हम मांग के प्रकार की बात करें तो मांग के प्रकार, तो हम मांग को क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है व्यक्तिगत मांग। क्या, व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग का मतलब जब एक सिंगल व्यक्ति मांग डिमांड करता है किसी वस्तु की, और दूसरी होती है हमारी बाजार मांग। बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग जब एक सिंगल बायर क्या करता है, डिमांड करता है, और बाजार मांग होती है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी वस्तु की क्या करते हैं, मांग करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है बाजार मांग, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आगे टॉपिक हमारा कि व्यक्तिगत मांग, 2 प्रकार की मांग है, एक व्यक्तिगत मांग, एक बाजार मांग। अब है कि व्यक्तिगत मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक। आपने देखा होगा जब आप वस्तु खरीदने जाते हो तो वस्तु जो होती है हमारी, कभी तो ज़्यादा कीमत पर मिलती है, कभी कम कीमत पर मिलती है। सेम ही वस्तु आप सीजनल वाइज भी देखो या फिर टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वस्तु की कीमत, कभी तो वस्तु सस्ती मिलेगी हमें, कभी कीमत ज़्यादा मिलेगी, कभी और ज़्यादा मिलेगी, मतलब कीमत कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। या फिर हम बात करें कि इस वस्तु की जो मांग जो है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। आपने देखा होगा कि वस्तु की जो मांग है वो कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। कभी क्या होता है कि लोग उस वस्तु को बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, कभी 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 होता है कि कभी उस वस्तु को बहुत कम खरीद रहे होते हैं लोग। तो क्या कारण है भाई कि ये जो मांग है कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती हैं। तो मांग, ठीक है, तो मांग के कम होने या, ठीक है, कम या ज़्यादा होने के क्या कारण हैं, वो कारण हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कारण है हमारा वस्तु की कीमत। क्या पढ़ रहे हैं हम, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक। मतलब यह है कि जो व्यक्तिगत मांग है वो कभी कम या कभी ज़्यादा हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, तो वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, कोई भी हम वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी कीमत को देखते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अन्य बातें
समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसकी मांग कम हो जाती है। ठीक है। इसके विपरीत जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। कैसे समझते हैं, देखो कोई भी एक वस्तु है, उसकी कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत, और यह है वस्तु की मांग। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि कोई भी वस्तु है, यदि उसकी कीमत बढ़ रही है तो आप जानते हैं जब कीमत ज़्यादा होगी तो हम कम खरीदेंगे, इसका मतलब मांग कम हो जाएगी। और कीमत यदि कम हो रही है, जब कीमत कम होती है तो लोग वस्तु ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदने का मतलब डिमांड बढ़ रही है। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, क्या होने पर, वृद्धि होने पर वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वस्तु की कीमत कम होने पर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया। तो सबसे पहला कारण है इसका वस्तु की कीमत। ठीक है। अब इसमें बोल रहा था कि इस प्रकार कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ये लिखा है लाइन कि इस प्रकार कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। अभी समझा हमने। देखो विपरीत संबंध, उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा। वस्तु की कीमत क्या है, हाई है, तो मांग कम है। कीमत कम तो मांग ज़्यादा। इसी को हम बोलते हैं क्या, विपरीत, क्या, विपरीत संबंध, विपरीत संबंध। ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर हुआ। हाँ, अब दूसरा कारण है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, जो उपभोक्ता वस्तु खरीदने जा रहा है उसकी आय में यदि परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कैसे, देखो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा सामान्य वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब डायरेक्ट संबंध होता है। अर्थात जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, भाई यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो होगा क्या, तो उसकी मांग में भी वृद्धि होगी। भाई आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा वस्तु खरीदोगे, ज़्यादा वस्तु खरीदोगे तो क्या होगा, ज़्यादा मांग होगी वस्तु की। इसके विपरीत आय में कमी आने पर उसकी मांग में क्या हो जाती है, कमी। आय कम होगी तो भाई वस्तु कम खरीदेगा, आय ज़्यादा होगी तो वस्तु कम ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद आता है पूरक वस्तुएं। ठीक है। दो प्रकार की वस्तुएं, दो प्रकार की वस्तु होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे समझाता हूँ। एक तो होती हैं, पहले हम समझ लेते हैं एक क्या होती हैं। एक होती हैं पूरक वस्तुएं। क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं। ठीक। और एक होती हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, एक होती हैं पूरक वस्तुएं, एक होती हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो देखो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, देखो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मूल वस्तु के साथ क्या करती हैं, मिलकर उपभोक्ता की क्या है, मांग को क्या करती हैं, संतुष्ट करती हैं। मतलब एक तो होगी हमारे पास सामान्य वस्तु, क्या होगी, सामान्य वस्तु। और जब इसके साथ हम किसको मिला देंगे, पूरक वस्तु को, पूरक वस्तु को हम इसमें मिला देंगे, तब क्या होगा, हमारा क्या होगा, कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। मतलब सामान्य वस्तु के साथ जब पूरक वस्तु मिलेगी तब क्या होगा, वर्क, एक तरीके से जो वर्क है
वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक तरीके से। ठीक है, कैसे, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, एग्ज़ाम्पल से ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कार। कार क्या है, हमारे एक सामान्य वस्तु है, और कार जो हमारी सामान्य वस्तु, और पेट्रोल, क्या, पेट्रोल हमारी है पूरक वस्तु। तो देखो कार के साथ यदि पेट्रोल मिलेगा भाई तभी तो गाड़ी चलेगी, तभी तो वर्क होगा। ठीक है, तभी तो वर्क होगा। तो कार के साथ पेट्रोल मिलेगा तभी तो वर्क होगा, अदरवाइज़ तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो कार के साथ क्या मिला, पेट्रोल मिला। ठीक है, तो पेट्रोल यहाँ पर क्या है, पेट्रोल है यहाँ पर हमारी पूरक वस्तु। समझ में आया। तो पूरक वस्तु क्या होती हैं, जो सामान्य वस्तु के साथ मिलेंगी, और ठीक है, पूरक वस्तु सामान्य वस्तु के साथ मिलेगी तभी काम हमारा पूरा होगा। तो जब कार के साथ पेट्रोल मिलेगा तो भैया तभी तो हमारी कार चलेगी। तो देखो अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी पूरक वस्तुएं हैं, जो पूरक वस्तु है वो हमारी मांग को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, इसके कारण मांग कम ज़्यादा कैसे हो जाती है। ठीक, तो देखो भाई, पेट्रोल की बात कर रहे हैं और कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब हमारा पेट्रोल यहाँ पेट्रोल पूरक वस्तु है, तो जो पूरक वस्तु है, ठीक है, अब पूरक वस्तु की कीमत यदि ज़्यादा होती है, पूरक वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है, पूरक वस्तु को अभी हमने क्या है, पेट्रोल। अब पेट्रोल ध्यान में लेके चलेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। तो देखो पेट्रोल की यदि कीमत ज़्यादा होती है, भाई पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, कार की मांग पर। तो यहाँ पर कार की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, पेट्रोल महंगा होने पर कार की मांग कम हो जाएगी। और इसका विपरीत कर लें हम, यदि पेट्रोल की कीमत कम होती है, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो भाई कार की मांग क्या हो जाती है, कार की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई क्या होगा, पेट्रोल अगर महंगा है तो लोग कार क्यों खरीदेंगे, भाई कार की जगह लोग क्या करेंगे, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट हैं उनका यूज़ करेंगे लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे लोग। भाई इसमें कार क्यों खरीदेंगे, हाँ यदि उनको पेट्रोल सस्ता मिलता है, पेट्रोल क्या मिलता है, सस्ता हो जाता है। पेट्रोल सस्ते का मतलब जो हमारी पूरक वस्तु है उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उससे होगा क्या, जो सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, सामान्य वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम समझेंगे, कहाँ थे हम, तो हमने फर्स्ट पढ़ा था वस्तु की कीमत, दूसरा पढ़ा था उपभोक्ता के परिवर्तन, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं पूरक वस्तुएं। तो देखो भैया, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मूल रूप से मूल वस्तु के साथ मिलकर उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। क्लियर। आगे लिखा है कि यदि पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, पूरक वस्तु मैंने बताया था, ध्यान में लेके चलना, पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो मूल वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर, इसके विपरीत जो पूरक वस्तु है उसकी कीमत में यदि कमी होगी तो मूल वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे पेट्रोल की कीमत गिरने पर स्कूटर व कार की मांग बढ़ जाती है। भाई पेट्रोल यदि कम सस्ता होगा तो उससे होगा क्या, जो स्कूटर्स हैं, जो कार हैं, उसकी मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और इसका फोर्थ पढ़ते हैं हम। फोर्थ है हमारा प्रतिस्थापन वस्तुएं। हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक, और जिसमें हम पढ़ चुके हैं वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, पूरक वस्तुएं, और हम
चौथा पढ़ रहे हैं हम प्रतिस्थापन वस्तुएं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं। अब सबसे पहले समझते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं होती क्या है। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, क्या है? प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो देखो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं। देखो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तु होती हैं। कौन सी वस्तुएं? वे वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। मतलब वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। मतलब ऐसी दो वस्तुएं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। मतलब यदि एक वस्तु एब्सेंट में है तो सेम अगर उस तो दूसरी वस्तु क्या होगी? उसी के जैसे सिमिलर वस्तु होगी। तो यदि वो नहीं होगी तो हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कोका कोला। एक कंपनी कोका कोला और दूसरी कंपनी है पेप्सी। ठीक है, तो कोका कोला और पेप्सी ये दोनों किस प्रकार की वस्तुएं हैं? ये दोनों वस्तुएं हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, इनको हम कहेंगे प्रतिस्थापन वस्तुएं। देखो आपने देखा होगा कि जो आप शॉप पर जाते हो और आप कहते हो कि मुझे क्या चाहिए? कोका कोला चाहिए। ठीक है, और आपसे दुकानदार कहता है कि कोका कोला नहीं है, पेप्सी है हमारे पास। ठीक है, तो आप क्या कहते हो? कोई नहीं, पेप्सी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर क्या हो जाती हैं? प्रयोग हो जाती हैं। और जो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो जाती हैं उन वस्तुओं को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, ठीक, आपने देखा होगा माजा हो गया। ठीक है, और फ्रूटी होगी। ठीक, यदि माजा नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं? फ्रूटी दे दीजिए अंकल जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि माजा और फ्रूटी क्या है? एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो जाती हैं। इसलिए माजा और फ्रूटी क्या कहलाएंगी? प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी? प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुएं जो हैं वो मांग को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जैसे चाय तथा कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हो गया कोका कोला, उसकी जगह चाय और कॉफ़ी हो गई। चीनी और गुड़ हो गया। ठीक है, जब चाय नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं? चाय कॉफ़ी। जैसे गेस्ट आते हैं तो क्या पूछते हैं? भाई चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए? इसका मतलब चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकता है। चीनी और गुड़ हो गया। चीनी और गुड़ दोनों का काम क्या है? मीठा करना। तो चीनी और गुड़ को हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो चीनी और गुड़ ये प्रतिस्थापन वस्तु होगी। चाय कॉफ़ी ये प्रतिस्थापन वस्तु होगी। ठीक है, पेप्सी कोका कोला, फ्रूटी माजा, ये चीज़ें क्या हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। आगे लिखा है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत तथा मूल वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। अर्थात इनकी कीमत में वृद्धि मूल वस्तु की मांग में वृद्धि करती है तथा कीमत में कमी मूल वस्तु की मांग में क्या कर देती है? कमी कर देती है। ठीक है, क्या समझते हैं? ठीक है, देखो ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है,
और आपने देखा होगा जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत ज़्यादातर सिमिलर होती है। तो ये कैसे एक वस्तु का दूसरी वस्तु की कीमत पर किस प्रकार क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। देखो, माना कि माज़ा की कीमत क्या है, माना कि माज़ा की कीमत में वृद्धि होती है। माज़ा की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो माज़ा की कीमत में वृद्धि होने से क्या होगा, फ्रूट की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम ये देखेंगे। एक की कीमत का दूसरे की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, माज़ा की कीमत में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो माज़ा की कीमत में वृद्धि होने से क्या होगा कि जो ग्राहक है वो माज़ा को नहीं खरीदेगा और माज़ा की जगह क्या खरीदेगा, फ्रूटी खरीदे। तो उससे क्या होगा, फ्रूटी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब एक दूसरी वस्तु जो है जिसको मूल वस्तु मान रहे हैं, तो मूल वस्तु की कीमत में क्या होगी, यदि वृद्धि होती है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि हम ये कहें कि माज़ा की कीमत में कमी हो रही है, तो कीमत में कमी होने से होगा क्या, तो फ्रूट की मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जिसकी कीमत कम है ग्राहक तो भैया उसी को खरीदेगा, ठीक है। तो कीमत में कमी होने पर इस दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत तथा मूल वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। इनकी कीमत में वृद्धि मूल वस्तु की मांग में भी क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। कीमत में वृद्धि होगी तो मूल वस्तु की दूसरी वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। कीमत में कमी, ठीक है, तो दूसरी वस्तु की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यदि इसकी कीमत में कमी होती है तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी, इसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया, ठीक है। मूल वस्तु की मांग में वृद्धि करती है, कीमत में कमी, कीमत में कमी मूल वस्तु की मांग में क्या करती है, कमी कर देती है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। आपने और समझते हैं इसको थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि जो प्रतिस्थापन वस्तु है उनकी जो कीमत होती है ज़्यादातर होती क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। आपने देखा होगा यदि हम कोका कोला पेप्सी खरीदाते हैं तो हम अगर 500 ml की जो बोतल है वो उसको हम अगर लेते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि माज़ा की बोतल भी 40 की मिल रही है, यहाँ पर फ्रूट की भी, और फ्रूटी जो है उसकी भी 40 रुपये की ही मिल रही होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इसकी कीमत हो जाए 42, और फ्रूटी जो है हमारी उसकी कीमत अभी भी 40 ही रहे, तो ग्राहक किसको खरीदेगा, भाई फ्रूटी को खरीदेगा। इसका मतलब इसकी कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। अगला है हमारा टॉपिक इसी में, ठीक है। 5वां कारण है हमारा उपभोक्ता की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन, ठीक है। जो उपभोक्ता है, जो वस्तु खरीद रहा है, उसकी रुचि, उसकी जो आदत है, और या फिर जो हम कहें कि जो फैशन चल रहा है उसका भी प्रभाव क्या पड़ता है, वस्तु की मांग पर पड़ता है, ठीक है। तो लिखा है कि उपभोक्ता की रुचि, ठीक है, फैशन और आदत भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। रुचि में सकारात्मक परिवर्तन से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि रुचि में प्रतिकूल परिवर्तन से मांग घट जाती है। भाई सीधी सी बात है कि यदि कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता की यदि रुचि एक तरफ किसी वस्तु के प्रति बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि सब उसी को खरीदेंगे या खरीदना चाहेंगे, इसका मतलब उसकी मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। रुचि या फिर आदत उसमें चेंज होगा, आदत किसी वस्तु के प्रति आदत यदि पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक है, तो उसकी मांग बढ़ेगी, और नहीं है तो मांग कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर फैशन में परिवर्तन होता है तो भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। फैशन में परिवर्तन आपने देखा होगा
ठीक है। आपने देखा होगा कैसे भाई मोबाइल्स तो सभी के पास होते हैं, ठीक है, और ठीक है, और अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी मोबाइल पे देख रहे होगे, ठीक है। तो देखो आजकल क्या है, स्मार्टफोन्स का ज़माना है। किसका? स्मार्टफोन्स का। इससे पहले जो फ़ोन थे वो क्या थे? स्मार्टफोन से पहले कीपैड वाले फ़ोन थे, ठीक है, जिसमें क्या होते थे, बटन्स होते थे। आजकल तो टच फ़ोन्स का ज़माना है, ठीक है। तो हुआ क्या, फैशन में परिवर्तन हुआ। पहले कीपैड फ़ोन थे, आजकल के चलते हैं क्या? वो चलते हैं? नहीं चलते, ठीक है। तो आजकल वो नहीं चलते, क्यों? क्योंकि फैशन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, फैशन बदल गया कीपैड फ़ोनों का। तो जब कीपैड फ़ोन्स का फैशन बदला तो जो कीपैड वाले जो फ़ोन्स हैं उनकी जो मांग है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, मांग क्या हो गई, कम हो गई। और जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि फैशन बदला, टेक्नोलॉजी बदली, स्मार्टफोन्स आए, तो आजकल क्या है, स्मार्टफोन्स की मांग क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो उपभोक्ता की आदत या फिर फैशन या फिर रुचि में यदि परिवर्तन होता है तो जो वस्तु की मांग है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पहले आपकी जो कीपैड क्या थे, कीपैड फ़ोन थे, उनकी मांग कम हो गई क्योंकि फैशन बदल गया उनका, ठीक है। आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है तो स्मार्टफोन्स की मांग क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है अब तक कि व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। आगे है, दो प्रकार की हमने मांग पढ़ी थी, एक व्यक्तिगत मांग, एक बाजार मांग, ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग को हम पढ़ चुके हैं, हम बाजार मांग की बात करते हैं आगे। तो बाजार मांग है क्या? बाजार मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक निश्चित कीमत तथा एक निश्चित समय पर, भाई एक वस्तु की कोई ना कोई निश्चित कीमत होती है और एक कोई ना कोई एक समय होता है, समय अंतराल पर जिस वस्तु को खरीद रहे हो। अब पहले तो एक व्यक्ति खरीद रहा था, लेकिन अब एक व्यक्ति नहीं, बाज़ार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं के द्वारा की गई मांग या फिर सभी उपभोक्ता खरीदने को तैयार हैं, वह उस वस्तु की क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर, ठीक है, दो या दो से अधिक कितने भी लोग हो सकते हैं, या बाज़ार में उपलब्ध जो व्यक्ति हैं वो मिलकर किसी वस्तु की क्या करते हैं, मांग करते हैं। उसकी उस वस्तु की क्या होनी चाहिए, एक कीमत होनी चाहिए, एक निश्चित समय, एक किसी पर्टिकुलर कीमत पर और एक निश्चित समय में। यदि सभी मिलकर किसी वस्तु की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बाज़ार मांग कहलाती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि बाज़ार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। बाज़ार मांग मतलब टोटल मांग की बात की जा रही है, तो बाज़ार मांग को कौन प्रभावित करेगा? तो भाई सबसे पहले सीधी सी बात है, बाज़ार मांग को कौन प्रभावित करेगा? बाज़ार में उपभोक्ताओं की संख्या। बाज़ार में उपभोक्ताओं की संख्या तो डिपेंड करेगी कि वस्तु की मांग कितनी है, ठीक है। तो देखो, चूँकि बाज़ार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ होता है, इसीलिए उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से बाज़ार मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उपभोक्ताओं की संख्या गिरने पर बाज़ार मांग भी गिर जाती है। समझ में आया? मतलब बाज़ार मांग डिपेंड करती है बाज़ार में उपलब्ध उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, वीकेंड में क्या होता है, वीकेंड मतलब जो आपके फ्राइडे से संडे के 3 दिन जो होते हैं, आपने देखो इन 3 दिनों में जो बाज़ार होती है, बाज़ार में क्या होती है, भीड़ होती है, लोगों की संख्या क्या होती है, इन 3 दिन बाज़ार में क्या होती है, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। इसका मतलब इन 3 दिन जो बाज़ार मांग है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि जितने लोग ज़्यादा होंगे बाज़ार में उपलब्ध उतनी ही वो वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे, उतनी ही वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे तो वस्तु की मांग ज़्यादा होगी। ठीक है। और यदि बाज़ार में जो उपलब्ध जो लोग हैं, लोग जो हैं, लोगों की यदि लोगों की संख्या की बात की जाए, बाज़ार में उपलब्ध लोगों की संख्या यदि कम है तो कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो कम मांग होगी। ठीक है। तो सीधी सी बात है, बाज़ार मांग जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? बाज़ार में उपलब्ध लोगों की संख्या। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा ये। ठीक है। और इसी में दूसरा हो गया हमारा आय का वितरण। आय का वितरण। अब आय को वितरण को हम समझेंगे पहले, ये है क्या आय का वितरण। ठीक है। आय का वितरण। आय से वितरण का मतलब है, आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि माना एक व्यक्ति है ए व्यक्ति है और जिसकी जो सैलरी है वो क्या है, 2 लाख रुपये पर मंथ। मतलब ये व्यक्ति अकेला 2 लाख रुपये महीने कमाता है। ठीक है। और एक ग्रुप है 10 लोगों का, जिसमें क्या है, 10 लोग हैं। ठीक है। ठीक, कितने हो गए, 10 लोग हो गए। और ये कमाते हैं 20,000 रुपये पर मंथ। कितने, 20,000 रुपये पर 20,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। तो ये है हमारा आय का वितरण। आय, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखो आय का वितरण है कि एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी कितनी है, कौन व्यक्ति कितना कमाता है, ये कहलाता है आय का वितरण। वितरण का मतलब डिवाइड करना। जो आय है, जो पैसा है, जो अर्थव्यवस्था में पैसा है, वो कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है। ठीक है। आय का वितरण, यही चीज़ किस चीज़ को प्रभावित करती है, मांग को प्रभावित करती है। अब मांग को प्रभावित कैसे करती है आय का वितरण, लोगों का। ठीक है। अब हम देखते हैं मांग को कैसे प्रभावित करती है। अच्छा जी, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक तो व्यक्ति ए है और एक अदर क्या है, 10 लोग हैं। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि ये 10 लोग जाते हैं। ठीक है। और एक एक व्यक्ति जाता है। ठीक है। 10 लोग जाते हैं। ठीक है। और एक एक व्यक्ति जाता है। अब ये क्या करते हैं कि टीवी खरीदने जाते हैं दुकान से, क्या करते हैं, बाज़ार से टीवी खरीदने जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि डिमांड कौन सा ग्रुप ज़्यादा करेगा, टीवी की मांग कहाँ ज़्यादा होगी, ए या 10 लोग, कौन टीवी ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है। कौन टीवी ज़्यादा खरीदेगा। तो देखो भाई, टीवी खरीदने जाएँ तो भैया ए कितने टीवी खरीदेगा, भले ही उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपये महीने हो, लेकिन टीवी तो वो एक ही खरीदेगा। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 2 लाख रुपये तनख्वाह है तो भैया पूरे घर में टीवी भर डालेगा। टीवी की ज़रूरत उसको एक ही होगी। ठीक है। और बाकी अन्य 10 लोग हैं, ये भी एक एक टीवी खरीदेंगे। तो 10 लोग, ठीक है, तो देखो एक खरीदेगा एक टीवी और 10 लोग मिलके कितने खरीदेंगे, सभी एक एक खरीदेंगे, तो 10 टीवी। ठीक है। ठीक। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो देखो जो आय का वितरण है, वितरण में डिवाइडेशन, तो 10 लोगों की जो आय है वो इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगी, वस्तु की मांग ज़्यादा होगी। और जहाँ पर आय का वितरण असमान होगा वहाँ पर क्या होगी, मांग कम होगी। ठीक है। इसी को समझते हैं आगे।
आय का वितरण, देखो कहता है कि यदि देश में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, यदि देश में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी के पास तो अनंत पैसा है, किसी को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, अर्थात लोग अधिक अमीर व अधिक गरीब हैं तो बाज़ार मांग कम होगी। यदि लोग ज़्यादा अमीर हैं और या ज़्यादा गरीब हैं तो मांग क्या होगी, कम होगी। ठीक है। इसके विपरीत आय का वितरण समान है तो वस्तु की बाज़ार मांग क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि पता लगा कि एक व्यक्ति के पास अन्य 100 व्यक्ति के बराबर का पैसा है, तो एक व्यक्ति कितना सामान खरीदेगा अपने लिए, लेकिन अन्य जो 50 लोग हैं वो तो अपने 50 लोगों के लिए सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो आय यदि उस सभी की आय बराबर होती तो वहाँ पर मांग क्या हो जाती, ज़्यादा होती। ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास बाज़ार मांग को प्रभावित करने वाले कारण है, वो है जलवायु तथा मौसम। ये आपने देखा होगा कि मौसम और जलवायु के अकॉर्डिंग भी तो मांग चेंज होती है नहीं? कैसे, देखो समझते हैं, सिंपल है। यदि मौसम वस्तु के उपभोग के लिए अनुकूल होता है तो बाज़ार मांग बढ़ जाती है। ठीक है, यदि कोई मौसम वस्तु जो बेची जा रही है उसकी अनुकूल है तो बाज़ार मांग बढ़ जाएगी, और अनुकूल नहीं होगा तो बाज़ार मांग कम हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे गर्मियों में ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, होता है ना। गर्मियों में क्या होता है कि जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, पेप्सी, ठीक है, पेप्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, आइसक्रीम्स हो गई, इनकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग है ये। और हम कहते हैं कि इसके विपरीत यदि मौसम के प्रतिकूल वस्तु होती हैं तो बाज़ार मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे गर्मियों में ऊनी कपड़े, हीटर, गीज़र आदि की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में ठंडे पेय पदार्थों की मांग तो बढ़ी, लेकिन ऊनी कपड़े, हीटर, गीज़र, इनकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई ख़रीदता है इनको, नहीं ख़रीदता। क्यों, इनकी ज़रूरत नहीं है, समय के अनुकूल नहीं है ये। हाँ, सर्दियों में उल्टा हो जाएगा, सर्दियों में जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका उल्टा हो जाएगा, ऊनी कपड़े, हीटर, गीज़र, इन सब की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है मांग क्या होती है। ठीक है, मांग में हमने 2 प्रकार की मांग पढ़ी, एक होती है व्यक्तिगत मांग, एक होती है बाज़ार मांग। फिर हमने पढ़ा व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बाज़ार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बाज़ार मांग क्या होती है, बाज़ार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं, आगे टॉपिक है मांग का नियम। क्या, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। क्या है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। अब ये क्या है, ये है कि जो आपकी जो मांग है वो कम, कभी आपने देखा होगा कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या नियम कानून चल रहे हैं, क्या लॉ है। ठीक है, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, वही हम पढ़ रहे हैं, मांग का नियम। ठीक है, तो मांग का नियम क्या कहलाता है, तो देखो, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। देख, ठीक है, यही होता है ना, यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ये मांग का नियम कहलाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है कि वस्तु महंगी है तो उसकी मांग कम, वस्तु सस्ती उसकी मांग ज़्यादा। तो ये एक नियम हो गया है। ठीक है, कि भैया क्या, कि भैया कीमत ज़्यादा
तो मांग कम, और भैया कीमत कम तो मांग ज़्यादा। ये जो है हम इसी को हम बोलते हैं मांग का नियम। मांग का नियम, ये कहलाता हमारा मांग का नियम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है कि हमने आपने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड आया, क्या एक लाइन आई कि मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, लिखा है कंडीशन क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें समान रहने पर ये लाइन है क्या, ये ऐसा क्यों होता है मांग के नियम में? तो देखा है कि मांग के नियम के अनुसार कीमत को छोड़कर अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है जो मांग को प्रभावित करते हैं। भाई अभी हमने क्या पढ़ा था कि मांग को बहुत सारे कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे वस्तु की कीमत, प्रतिस्थापन, पूरक वस्तु, ठीक है, फैशन, रुचि, ये चीज़ें। तो हम यहाँ पर मांग के नियम में क्या करते हैं, हम केवल कीमत को काउंट करते हैं। केवल किसको काउंट करते हैं? कीमत को। और कीमत का प्रभाव उस मांग पर कैसे पड़ता है, बस उसको। और जो बाकी जो अदर्स फैक्टर हैं, बाकी जो कारक हैं अन्य, उन सबको हम क्या मान लेते हैं? उन सभी कारक को मान लेते हैं हम स्थिर, कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। इसलिए लिखा है कि मांग के नियम के अनुसार कीमत को छोड़कर अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान लिया गया जाता है जो मांग को प्रभावित करते हैं। इसलिए मांग के नियम के साथ अन्य बातें समान रहने पर वाक्य का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मांग के नियम को परिभाषित कीजिए, मांग का नियम क्या है, और पूछता है कि मांग के नियम के साथ अन्य बातें समान रहने पर, ये जो वर्ड हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, इस वर्ड का, इस वाक्य का, इस सेंटेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण? यही कारण है कि हम क्या करते हैं कि वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं, बाकी जो अन्य कारण हैं या फिर कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, हम उन सबको क्या मान लेते हैं? हम उन सबको स्थिर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे टॉपिक है, उसमें कहता है कि मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद। ठीक है, मांग के नियम के अपवाद का मतलब सीमाएं। ठीक है, मांग के नियम के अपवाद या फिर सीमाएं। मांग के नियम के अपवाद या फिर सीमाएं, ये है क्या, पहले समझते हैं। अपवाद, मांग का नियम, मांग का क्या है? नियम। मांग का नियम कहता है हमारा कि कीमत बढ़े तो मांग कम, यही पढ़ा है हमने अभी, और कीमत कम तो मांग ज़्यादा। कीमत कम, मांग ज़्यादा। ठीक है, यदि ऐसा होता है, ठीक है, यदि ऐसा होता है तो ये कहलाता है मांग का नियम। लेकिन जहाँ पर, कहाँ पर, कंडीशन क्या है कि जहाँ पर ये जो नियम है, ये लागू नहीं होगा। जहाँ पर, कहाँ, जहाँ पर ये जो नियम है हमारा, कौन सा, ये वाला, लागू नहीं होता, लागू नहीं होगा।
जहाँ लागू नहीं होगा वही क्या कहलाएगी, उसकी सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीमा। या फिर बोल दें अपवाद। मतलब अगर मांग के नियम के अनुसार बात चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी, अपवाद कहलाएगी। कहने का मतलब है यदि कीमत में वृद्धि होने पर, यदि कीमत में वृद्धि होने पर मांग कम नहीं हो रही है तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। और अगर कीमत में कमी होने पर मांग, कीमत कम हो रही है लेकिन मांग बढ़ नहीं रही, तो यहाँ पर भी मांग का नियम क्या होगा, लागू नहीं होगा। तो वही पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्या सीमा है मांग के नियम की। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुओं को हम बोलते हैं गिफ्टिन वस्तुएं। ठीक है, आजकल क्या होता है कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो वहाँ पूछेगा कि घटिया वस्तु का दूसरा नाम। तो घटिया वस्तु को क्या बोलते हैं, गिफ्टिन वस्तुएं। अब घटिया वस्तु क्या होती हैं, सबसे पहले समझते हैं। घटिया वस्तुएं जो होती हैं, घटिया वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मतलब मांग के नियम घटिया वस्तुओं पर लागू नहीं होता। घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर उनकी मांग बढ़ती नहीं है। अगर घटिया वस्तु की कीमत जो है, घटिया वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उसकी मांग नहीं बढ़ती बल्कि गिर जाती है, और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या चीज़ है। देखो समझते हैं क्या चीज़ है भाई। तो देखो समझते हैं आराम से, ठीक है। पहले समझ लो घटिया वस्तु। तो देखो घटिया वस्तु के साथ होता क्या है। घटिया वस्तु के साथ होता ये है कि जब घटिया वस्तु महंगी होती है, मतलब कीमत ज़्यादा होती है, तो उसकी मांग भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी समझेंगे एग्जाम्पल से भी। और कीमत यदि घटिया वस्तु की कम है तो उसकी मांग भी कम हो जाती है। ठीक है, कैसे, देखो चलो चाइना वालों को ही पकड़ते हैं, यही है घटिया वस्तु के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चाइना प्रोडक्ट, हम इनको घटिया वस्तु बोलते हैं। ठीक है, और एक दूसरी कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी सामान्य कंपनी है, ठीक है, सैमसंग, सैमसंग ले लेते हैं। सैमसंग कंपनी क्या है, सामान्य सैमसंग कंपनी तो घटिया नहीं है ना, सामान्य कंपनी है। तो देखो भाई, चाइना के अगर जो मोबाइल्स हैं, चाइना के क्या हैं, मोबाइल्स हैं, अभी देखते हैं हम, एग्ज़ाम्पल ले लें। ठीक है, MI, ठीक है, ओप्पो, ठीक है, वीवो, ये चाइना के मोबाइल हैं। ठीक है, देखो ये चाइना के मोबाइल हैं, आपने देखा होगा इनकी कीमत क्या होती है, ज़्यादा है इनकी कीमत। इनकी कीमत ज़्यादा है तो हम क्या है, इनको सामान्य कैटेगरी में रख लेते हैं। ठीक है, कीमत ज़्यादा होती है तो इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। और माना देखो, अगर वीवो, ओप्पो और ये जो MI कंपनी है चाइना की है, अगर ये अपना मोबाइल, जो इनका मोबाइल 20,000 रुपये का है नॉर्मली, ठीक है, अगर माना कि अगर यही मोबाइल 20,000 रुपये में ना देकर ये आपको 4,000 रुपये में देते सेम मोबाइल, तो क्या आप खरीदते, नहीं खरीदते। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि चाइना जो है वो, चाइना प्रोडक्ट मीन्स घटिया प्रोडक्ट। तो घटिया प्रोडक्ट, आपको क्या डाउट होता कि यार 4,000 रुपये में कोई मोबाइल आता है क्या, तो आप 4,000 रुपये में मोबाइल नहीं खरीदते। लेकिन यही मोबाइल की कीमत इन्होंने क्या रख दी, 20,000 रुपये रख दी। 20,000 रुपये की कीमत रखने पर ये क्या हो जाती है, एक तरीके से सामान्य कैटेगरी में आ गई, और आप इस वस्तु को क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। ठीक है,
तो घटिया वस्तु यही होती है। तो घटिया वस्तु जितनी ज़्यादा महंगी होती है ना, उसकी मांग भी उतनी ज़्यादा होती है, और घटिया वस्तु की कीमत कम होती है ना, तो मांग भी कम हो जाती है। ठीक है। अगर यदि वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मोबाइल की कीमत अगर 4,000 होती तो इसकी मांग इतनी नहीं होती, मांग कम होती, क्योंकि आपको डाउट होता कि 4,000 रुपये में कोई मोबाइल आता है क्या। लेकिन यही कीमत उन्होंने क्या कर दी, 20,000 कर दी। तो मांग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। आप सोच रहे हो कि यार 20,000 रुपये, इसका मतलब महंगी है। महंगी है तो क्या है, अच्छी चीज़ है। हमारे माइंड में क्या होता है, महंगा मतलब अच्छा। घट इस हम ये नहीं देखते कि एक्चुअल में वो अच्छा है, नहीं, महंगा मतलब अच्छा। मतलब घटिया वस्तु को अगर हम महंगा करके बेचें तो उसकी मांग बढ़ेगी, लेकिन अब उसी को हम कम पैसे में बेचेंगे तो उसकी मांग उतनी नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि घटिया वस्तु। ठीक है। तो घटिया वस्तुओं के घटिया वस्तु होती है उसकी, उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अभी बताया मैंने कि घटिया वस्तु मांग का नियम लागू नहीं होता। कैसे, कि घटिया वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। यदि घटिया वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि मांग बढ़ती है। और घटिया वस्तु की कीमत कम हो जाए, अगर 4,000 हो जाए तो आप नहीं खरीदोगे, मांग कम हो जाएगी। बल्कि होना क्या चाहिए था, मांग बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा। समझ में आया। अब तीसरी बात करते हैं, सेकंड है अनिवार्य वस्तुएं। ठीक है। तो जो अनिवार्य वस्तु होती है, अनिवार्य वस्तुओं का मतलब है जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की अनिवार्यता है, मतलब उनके स्थान पर ना तो कोई दूसरी वस्तु उपलब्ध है और हम उसके बिना रह भी नहीं सकते, तो वहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है। देखो, अनिवार्य वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि पर भी लोग उन्हें खरीदते हैं। जो अनिवार्य वस्तु हैं उनकी कीमत में यदि वृद्धि होती है तो उनकी मांग कम नहीं होती, तब भी लोग उन्हें खरीदते हैं। अतः मांग कम नहीं होती। उदाहरण, नमक, दिया सलाई और चीनी। भाई एक नमक हो गया, दिया सलाई हो गई, चीनी हो गई, इन पर क्या होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, क्या है, अनिवार्य वस्तु। अच्छा मुझे ये बताइए आप, नमक है या फिर चीनी हो गई, ठीक है। अच्छा ये दिया सलाई क्या है, बताएगा कोई। दिया सलाई का मतलब है माचिस। ठीक है, मैच बॉक्स। दिया दिया सलाई का मतलब है माचिस। तो देखो भाई, नमक की जगह क्या आप कुछ और प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं भाई, नमक का काम तो नमक ही करेगा। चीनी और भैया आग अगर जलानी है तो माचिस का इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब ये मत बोलना लाइटर का करते हैं, लाइटर वो माचिस में ही आ जाता है। ठीक है। तो देखो, यदि हम ये कहें कि नमक की कीमत बढ़ेगी, अगर नमक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे होगा क्या, उसकी मांग कम होगी क्या, नहीं भैया, नमक की कीमत ज़्यादा होने पर मांग कम नहीं होगी। गरीब से गरीब भी व्यक्ति नमक खरीदेगा। इसका मतलब कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा, क्योंकि मांग का नियम तो उल्टा बोलता है ना कि भैया कीमत बढ़े तो मांग कम करो, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। नमक की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम नहीं हो रही, उसकी मांग बढ़ रही है। समझ में आया। तो अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है। तीसरा है वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना। वस्तु के क्या है, दुर्लभ होने की संभावना। दुर्लभ का मतलब होता है कम होने की संभावना। कैसे, क्या लिखा है कि कभी कभी किसी वस्तु के भविष्य में दुर्लभ होने की अर्थात उपलब्ध न होने की आशंका से लोग महंगी कीमत पर भी उसे संचित मतलब इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अतः यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, क्या समझते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु के ना भविष्य में दुर्लभ होने की संभावना रहती है। दुर्लभ का मतलब कि वो वस्तु कल कल भविष्य में क्या हो जाती है कि वो कम हो जाएगी।
ठीक है। तो उसकी जो वर्तमान में जो मांग होती है, वर्तमान में क्या होती है, वर्तमान में मांग क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। जैसे आपने लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन में देखा होगा भाई, लॉकडाउन जब लगा था तो लोगों को पता था कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं कल को क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, या तो महंगी हो जाएंगी या फिर उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, सबको मालूम है लॉकडाउन होगा तो उत्पादन नहीं होगा, तो जो वस्तुएं हैं वो कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगी तो लोग कर क्या रहे थे, अधिक कीमत पर भी उन वस्तुओं को क्या कर रहे थे, लोग स्टॉक करके रख रहे थे, अपने पास रख रहे थे। इसका मतलब जो अगर उपभोक्ता को ये लगता है कि कोई वस्तु भविष्य में महंगी हो जाएगी तो वर्तमान में उस समय में वो अधिक कीमत पर भी उस वस्तु की मांग को क्या करता है, बढ़ाता है, बल्कि मांग कम नहीं होती। समझ में आया, ठीक है, क्लियर। और इसका लास्ट है फोर्थ, कीमती व सामाजिक सम्मान की वस्तुएं। कीमती वस्तुएं, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं, मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात, ठीक है, ये कीमती वस्तुएं हैं। और सामाजिक सम्मान की वस्तु माना जाता है इन्हें भाई, जिसने सोना वोना पहना हो, हीरे की अंगूठी, ठीक है, गोल्ड नेकलेस ये सब पहने हो, तो हमको क्या मानते हैं कि भाई ये तो बड़े लोग हैं, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो यहाँ इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता इस टाइप की वस्तुओं पर। कैसे, आपने देखा होगा कि अगर गोल्ड वगैरह है, सोना है, उसकी कीमत अगर ज़्यादा हो तो क्या उसकी मांग कम होती है, नहीं भाई, कीमत ज़्यादा होती है तो भी लोग उतना ही सोना खरीदते हैं। ठीक है, तो भी लोग सोना खरीद रहते हैं। और यदि गोल्ड की कीमत कम हो जाए, गोल्ड की कीमत अगर कम हो जाए तो क्या लोग फिर भी ज़्यादा खरीदते हैं क्या, नहीं। जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो तब भी उतनी खरीदेगा। मतलब यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। कैसे, कीमती वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग कम नहीं होती और कीमत कम होने पर मांग नहीं बढ़ती। जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ही लेता है। ठीक है, सोना, ठीक है, तो यही लिखा है कि मूल्यवान व दिखावटी वस्तुएं जैसे हीरे जवाहरात आदि पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि लोग अपनी प्रतिष्ठा व सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए इनको ऊंची कीमतों पर भी खरीदते हैं। शादियों में आपने देखा होगा कि लोग दिखावा करने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी अधिक कीमत पर भी लोग सोने जवाहरात गोल्ड वगैरह इन चीज़ों को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा मांग के नियम के अपवाद। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, यही चैप्टर अगली क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियोस को, और शेयर करना है आपको, ताकि जो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।